हेलो हेलो। ठीक है। शुरू शुरू। ओके। सो हर हर महादेव मित्रों। ऐसे हर हर महादेव बोलोगे ना, सामने वाले की फटेगी भी नहीं। ठीक है, थोड़ा जोर से बोलते हो, थोड़ा जोश। ठीक है, मेरे को पता है आखिरी लेक्चर है आज का। अरे भगवान, तेरी टॉपिक वो भी आखिरी दे दिया। चलो इट्स फाइन, एक बार जोर से बोलो हर हर महादेव। ये बात ठीक है। पहली बात तो आखिरी लेक्चर है, तो मैं तुम्हारे चेहरे देख के समझ सकता हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। दूसरी बात, हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने सारे बच्चे आ जाएंगे, तो आज आप इस क्लासरूम में हो, प्रोबेबली आपको बिगर क्लासरूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इतना टेंशन की बात नहीं है, जहाँ आराम से आप एसी वेसी में बैठ के चिल कर सकते हो। चिल मतलब पढ़ना है। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पढ़ने आए हो सीए फाउंडेशन लॉ, एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर द सीए फाउंडेशन लॉ। एंड पहले कुछ मेरे बारे में, फिर कुछ आपके बारे में, फिर हम क्लास के कुछ रूल्स जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलेगा सबको? अरे ब्लू टिक नो रिप्लाई। बोलो यस बोलो। गुड। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम है दर्शन खरे। मैंने सीए कंप्लीट किया था जून 2009 में। मैंने सीएस कंप्लीट किया था दिसंबर 2010 में, और मैंने बीकॉम भी किया है। ठीक है। मैं पिछले 14 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। मैंने सीए फाइनल से पढ़ाना शुरू कर दिया था। देन आई स्टार्टेड टीचिंग। 14 ईयर्स में सीए फाइनल पढ़ा रहा था। 8 ईयर्स 9 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ सीए इंटर। फाउंडेशन मैंने 3-4 साल से शुरू किया है। साथ में मैं मेंशन करना चाहूँगा, मैंने 1.5-2 साल तक जॉब किया था, स्टैट्यूटरी कंपनी के ऑडिट्स किए थे, जैसे लिस्टेड कंपनी लाइक फिनोलेक्स, फाइसर, थर्मैक्स वगैरह। और अभी भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, पर अभी बहुत लिमिटेड एरियाज़ में मैं प्रैक्टिस करता हूँ कंपनी लॉ मैटर्स में। बेसिकली उन एरियाज़ में जो मुझे ज़रूरत लगती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्रैक्टिकली बताने के लिए ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा आपके बारे में, तो आप सबका एग्ज़ाम आई एक्सपेक्ट जनवरी 2025 है। लूटी के वापस नो रिप्लाई। मैं तुम्हारा बाबू सोना पिकाचू नहीं हूँ कि तुम मुझे रिप्लाई ना दो। ठीक है। सो तुम्हारा एग्जाम है जनवरी 2025 के अंदर, और हमें रफली जल्दी जल्दी अपनी पकड़ लो जगह। सो हमें रफली लॉ 100 मार्क्स को कंप्लीट करने के लिए 3-3.5 महीने का कंटेंट हमको लग सकता है। ठीक है। ऑब्वियसली आपका बैच का ड्यूरेशन भी उतना ही है, तो इस ड्यूरेशन में आपका पूरा 100 मार्क्स का लॉ कवर हो जाएगा। दूसरी बात, ऐसा कोई है क्लास के अंदर जिसका उसके बाद अटेम्प्ट है, जैसे ऑलरेडी डिसाइड किया है May 25 वगैरह है? कंफर्म नहीं है? एवरीवन इज गिविंग जनवरी एग्जाम? पक्का? ओके। तो जनवरी में अगर हमारा एग्जाम है तो हमने किस प्रकार से मूव करना चाहिए, एज वी हैव 6 मंथ्स ओनली इन द हैंड टिल द एग्जाम डेट, तो हमने किस प्रकार से मूव करना चाहिए लॉ सब्जेक्ट में, इसका पूरा का पूरा गाइडेंस मैं दूंगा। बट व्हाट इज नेसेसरी इज, मुझे आपके तरफ से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स चाहिए, कुछ ना कुछ मेहनत चाहिए। एक सिंपल प्रिंसिपल के ऊपर मैं पर्सनली बिलीव करता हूं, जो मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा। इट्स नॉट अबाउट अ मैजिक इन अ सिंगल डे। इट्स नॉट अबाउट अ मैजिक इन अ सिंगल डे, इट्स अबाउट अ स्मॉल 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 मिरेकल्स एवरी डे। हर दिन कुछ नया पढ़ोगे, हर दिन कुछ नया मिरेकल करोगे, तो एंड के एग्जाम के 3 घंटे के अंदर कंफर्म मैजिक होगा। इज इट वेरी क्लियर? मैजिक वो भी पॉजिटिव वाला, ब्लैक मैजिक नहीं। इज इट वेरी क्लियर? सो आपने ये ट्राई करना है, डे 1 पे ही मैं आपको मेंशन कर दूं, क्लास आपने रेगुलर करनी है। प्रोबेबली अगर ये आखिरी लेक्चर अगर मेरा है तो आपको ऐसा लगेगा नहीं करना है, थेरी पेपर है, थेरी सब्जेक्ट है, सर सुला देंगे। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, सब्जेक्ट थेरी होगा, मैं इसको थेरी करके नहीं पढ़ाता। एंड आई विल मेक श्योर दिस इज वन ऑफ योर फेवरेट लेक्चर्स अमॉन्ग ऑल द लेक्चर्स। वो मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं देखूंगा। आपने सिर्फ इतना ट्राई करना है कि आप क्लास में आके बस बैठो, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। सक्सेस का पहला मंत्र, टीचर जो बोल रहा है और जो लेक्चर ले रहा है उसको मिस नहीं करना है। इज इट? अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी रीजन है, घर पे कोई प्रॉब्लम है, या तुम आईसीयू में एडमिट हो, उल्टा आईसीयू में एडमिट हो, तो बेड लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सलाइन पकड़ के खुद आ जाने में, सर आ गया, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये दरवाजे के अंदर आ जाओ, बात खत्म। ऐसे रेंगते रेंगते भी आगे हाथ पकड़ के मैं खींच लूंगा,
इज इट वेरी क्लियर? पर तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम क्लास आओ, क्योंकि सी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बेटा तूने क्लास ही अटेंड नहीं किया ना, तो मैं तेरे लाइफ में कुछ चेंज ही नहीं कर सकता। मेरे सामने जो कोई है मैं उसके साथ कुछ कर सकता हूं, जो है ही नहीं उसके साथ क्या करूं? इज इट वेरी क्लियर? सो आप एक प्रिंसिपल बना लीजिए कि आपको क्लास रेगुलरली अटेंड करनी है। दूसरी बात, क्लास में हम एक्सेस कोई टाइम पास करेंगे ही नहीं। इतना समय ना आपके पास है ना मेरे पास है। क्लास में अगर कोई टाइम पास होगा तो वो कंसेप्ट में ही होगा, ठीक है? और अगर कोई बचा कुछ टाइम पास है तो वो संडे को होगा। इज इट वेरी क्लियर? आई एम स्ट्रिक्टली ऑन माई सब्जेक्ट। मेरे को कोई दूसरी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को यहां तक इंटरेस्ट नहीं कि एसी लाइट फैन चल रहा है नहीं चल रहा है। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया मतलब शुरू कर दिया, गेम ओवर। मैं रुकूंगा तब, एक तो जब आपकी सांसें रुकेगी या 2 घंटे खत्म होंगे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार, ऐसा नो। क्या बात है, ऐसा रिप्लाई चाहिए। बहुत शानदार। अब क्लास के कुछ रूल्स डिस्कस कर लेते हैं, चलेगा सबको? बोलो हाँ है ना, सो दैट अपनी क्लास बहुत अच्छे से चले। क्लास का टाइमिंग अभी है आपका 4:15 बजे। वी विल कीप इट दिस वे टिल पॉसिबल, बिकॉज हमारे साथ और भी 4 फैकल्टीज जुड़ी हुई है, तो उनके समय के हिसाब से मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। कैसा है, बाकी सब फैकल्टी सीनियर है, मुझसे बड़ी है। मैं कैसा, मैं छोटा सा आदमी हूँ, ऑफिस बॉय, सो एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है? सो उस हिसाब से कभी टाइमिंग चेंज हो जाए तो बुरा मत मानना, पर हम इसी स्लॉट में इसी ड्यूरेशन में आपके सभी क्लासेस अरेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? लेकिन क्लास अगर 4:15 बजे शुरू हो रही है तो आपकी जिम्मेदारी है ब्रेक लेके 4:15 बजे आप क्लास के अंदर आ जाइए, ठीक है? मैं 1-2 मिनट इधर उधर हो सकता हूँ, पर मेरे पहले आपने आ जाना चाहिए। और अगर आप लेट हो और मैं कुछ बोल रहा हूँ या मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप 10 मिनट लेट हो और मैं जोर से कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो आपने ट्राई करना है बाहर रुक जाओ जब तक कंसेप्ट खत्म नहीं होता, क्योंकि आने वाला तो शाहरुख खान होता है। लो मैं आ गया, सब लोग उसी को देखते हैं, मुझे तो भूल ही जाते हैं। उसमें भी कोई लड़की आ गई तो इज इट यस और नो? सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, तुम 5 मिनट बाहर रुकिए, मेरा कंसेप्ट खत्म हो जाने दीजिए, मैं खुद ही बुला लूंगा, भाई अंदर आ जा, मेरे को नहीं चाहिए किसी का कंटेंट मिस हो। वो 5 मिनट में भी अगर आपका कुछ मिस होता है क्लास के बाद मुझे पूछ लीजिए, मैं पर्सनली सॉल्व कर दूंगा। इज इट वेरी क्लियर गाइस? पर जानबूझ के लेट होने का नहीं। हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा भविष्य है, जिसके लिए हमको मेहनत करना जरूरी है। इज इट वेरी क्लियर? लास्ट बेंच है, सबको समझ में आ रहा है? एम आई ऑडिबल? ऑडिबल और हॉरिबल? समझ में आ रहा है पक्का? बोलो हाँ है ना? चलो, रूल नंबर 2, पूछो क्या? मुझे ना रिस्पॉन्स चाहिए। थ्योरी पेपर हो कुछ भी हो, मैंने सवाल पूछा, मेरे को जवाब चाहिए। जवाब कुछ भी चलेगा, ठीक है? मैंने पूछा गधे को पैर कितने? 4, खत्म बात। किसी ने 5 बोला, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है बताना वो 5वां पैर नहीं था। अरे आई मीन टू से खंबा लकड़ी कुछ भी हो सकता है ना, है ना? सो सी दिस इज अ रिस्पॉन्स। सो मेरा काम है बताना भाई गधे को पैर 4 ही होते हैं, ठीक है? दिस इज माई सी। आप स्टूडेंट हो, आप गलतियां करने के लिए बाउंड हो, बिंदास्त करो। ये आपका प्लेग्राउंड है, जितनी गलतियां करोगे यहां करोगे उतना अच्छा। सबको मैं ठीक कर दूंगा, वहां 3 घंटे में गलतियां नहीं करनी है। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो यस और नो। थर्ड, बहुत बढ़िया। थर्ड रूल, आपके जो सेलफोन है, मैं बोलूंगा स्विच ऑफ कर दो तो तुम सुनने नहीं वाले, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के साइलेंट तो कर दो, ठीक है? दूसरी बात, जब मैं पढ़ा रहा हूं तब ट्राई करो कि आप सेलफोन को छुओ भी ना। मैं आते से ही मेरे सेलफोन सामने रख देता हूं। आई नेवर टच द सेलफोन ड्यूरिंग द लेक्चर्स। मैं यहां तक ट्राई करता हूं कि मेरे को जब तक घर वालों के भी 3 मिस कॉल नहीं आते तब तक मैं फोन को देखता भी नहीं हूं। क्यों? बिकॉज देर इज नीड टू बी अ फोकस, वी नीड टू हैव अ फोकस अबाउट वन स्पेसिफिक थिंग। मैं आपको सिंपल फर्स्ट क्वालिटी आज ही समझा दूं। आपकी जनरेशन में जो आप हो, झंझी, सॉरी बट जस्ट आप जो हो झंझी जनरेशन, आपके जनरेशन में मैं आपको एक ही टेक्निक आज सिंपली बोल दूं। आपके जनरेशन में डिस्ट्रैक्शन ही इतने हैं, तो आपके जनरेशन में फोकस एक क्वालिटी नहीं है, आपके जनरेशन में फोकस ही अचीवमेंट है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, इसी क्लास में से जो बच्चा बाकी सबसे 10% ज्यादा फोकस हो गया, वो लाइफ में लीप्स एंड बाउंड्स में आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आजू बाजू वाले सब डिस्ट्रैक्टेड है, और डिस्ट्रैक्शन के लिए हजारों एलिमेंट्स है आपके पास। आप यंग हो, रश ऑफ ब्लड है, ऊपर से इंस्टाग्राम के ऊपर कच्चा बादाम है, अभी तो वो क्या तौबा तौबा चल रहा है, मेरे को तो समझ में भी नहीं आता क्या चलता है। तो
तो तौबा तौबा चल रहा है, तो ये आप चीजें ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्टेड हो। सो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू, ट्राई टू बी एज मच एज मैं आपको 10 ऐसी चीजें बता के जाऊंगा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे आपको दुनिया का देखने का नजरिया सिर्फ पॉजिटिव नहीं होगा, अच्छा भी होगा। एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए बहुत जरूरी होता है अच्छा नॉलेज होना, सिर्फ मार्क्स लाना जरूरी नहीं है, ये चीज को याद रखना। तो आपके जो फोन्स है वो साइलेंट पे रखिएगा, पढ़ाते वक्त यूज ना कीजिएगा। अगर मुझे पढ़ाते वक्त कोई फोन यूज करते हुए दिखा, मेरे पास गॉड गिफ्ट है, मुझे लास्ट बेंच पे भी दिखाई देता है, अगर मुझे दिखा तो उसका फोन मैं 24 घंटे के लिए कॉन्फिस्केट कर लूंगा, उसके ऊपर चैटिंग भी मैं ही करूंगा। मैं नहीं करूंगा ऐसा, मैं आपका फोन उस समय के लिए ले लूंगा, आफ्टर द लेक्चर आपको वापस दे दूंगा। पर ये 2 से 3 बार अगर एक ही बंदे के साथ होता है तो मुझे फिर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। ठीक है, स्ट्रिक्ट वार्निंग, रेड अलर्ट, क्लास में कॉल उठाना टोटली प्रोहिबिटेड है। सर पर मैं डेस्क के नीचे जाके भी कॉल उठा सकता हूं, तुम्हारा टैलेंट होगा, आई डोंट हैव एनी डाउट। डेस्क के नीचे का किसी के मतलब तुम डेस्क के नीचे जाके कॉल उठा सकते हो, आई टोटली एग्री, पर तुम्हारी दिक्कत नहीं है, आजू बाजू वाले 5 लोग सिर्फ तुमको देखेंगे, वो दिक्कत है। समझ में आ रहा है? तुम कॉल उठाओगे और कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास उठाओ, कॉल उठाओ, गाने गाओ, कुछ भी करो, पर किसी और को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जिस भी एक्टिविटी में किसी और का अगर कॉन्सेंट्रेशन आप भंग कर रहे हो, तो सिंपली मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इज इट वेरी क्लियर? तो कॉल आपने क्लास में उठाने का ही नहीं है। इवन मुझे भी जब कॉल आता है, आई टेक केयर कि अनलेस एंड अनटिल इट इज एडमिन कॉल कि मुझे पानी चाहिए या कंप्यूटर सेटअप करना या ये कॉल छोड़ के बचे सब कॉल आई टेक इट आउटसाइड द क्लास। ठीक है, सिर्फ एकेडमिक्स रिलेटेड कॉल ही मैं क्लास के अंदर लूंगा, वो भी तब जब मैं आपसे परमिशन लूंगा, मैं आपको पूछूंगा कि मैं ये करूं क्या, एंड देन ओनली आई विल डू इट, अदरवाइज आई वोंट डू इट। इज इट वेरी क्लियर? सो ये चीज डील करते हैं थोड़ा सा, जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट। इज इट वेरी क्लियर? सब जन बोलो हाँ हाँ है ना। नेक्स्ट चीज, एक बुक बनानी है 200 पेजेस की कंसेप्ट के लिए, और एक बुक बनानी है 100 पेजेस की क्वेश्चन आंसर के लिए। 2 बुक्स मुझे चाहिए। कितने? पहली बुक 200 पेजेस किस बात के लिए? कंसेप्ट एंड नॉलेज, और दूसरी बुक 100 पेजेस क्वेश्चन आंसर। आपको सिर्फ यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाएगा, मैं आपको लास्ट 3 घंटे के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ, जिसमें आपको लिखवाया भी जाएगा एग्जाम फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर्स। हम आपको स्पेसिफिक राइटिंग टेक्निक देंगे। पास्ट एग्जाम के मैक्सिमम 100 जितने भी क्वेश्चन है उसमें से 100 क्वेश्चन टफेस्ट वाले हम क्लास में सॉल्व करेंगे। एडिशनली मैं आपको एक प्लेलिस्ट भी दूंगा, जिस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने फर्दर और 100 क्वेश्चन बना के रखे हैं, जो मैंने डिस्कस किए हैं, सॉल्व किए हैं, वो भी मैं आपके सामने देके रखूंगा। सो ये सब चीजें अब जब आप लोगे तो आपको लिखने का भी प्रैक्टिस स्ट्रांगली हो जाएगा। कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम में कि इस आवाज नहीं आ रही, जस्ट अदर पीपल प्लीज कंफर्म आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। हेलो, लाइव स्ट्रीम में प्लीज इंश्योर कीजिए आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, जिनको आवाज नहीं आ रही है वो कृपया एक बार खुद के स्पीकर्स वगैरह को चेक कर ले, ठीक है। ओके, सो यहां तक समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ है ना। बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट चीज, आज से हम लॉ पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे मैंने बोला बिल्कुल टाइम पास नहीं, ठीक है। तो जैसे आज आप बैठे हो, सब डेस्क के ऊपर पेज पेंसिल पेन वगैरह सब बंद करके बैग के अंदर डाल के, कि जैसे अभी आपको घर पे जाना है, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एक बुक तो भी बाहर निकाल ले। अच्छा, अगर आप चार्ट वगैरह कॉपी कर रहे हो, कोई टाइम पास चल रहा है एक्सेट्रा, उस वक्त आप आपका इमरजेंसी फोन चेक कर सकते हो सिर्फ। अगर आपको बीच में कभी भी फोन उठाने की जरूरत पड़ी बहुत इमरजेंसी में, स्टिल मेरा कंसेप्ट खत्म होने देना। आफ्टर कंसेप्ट टेक अ परमिशन, यू कैन गो आउटसाइड एंड टेक द कॉल्स। कई बार हो सकता है इमरजेंसी कॉल आए, बट यू कैन टेक इट आउटसाइड ओनली आफ्टर फिनिशिंग द कंसेप्ट। इज इट वेरी क्लियर? ओके,
चलिए स्टार्ट करें गाइस, बोलो हाँ है ना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आपका सब्जेक्ट कितने मार्क का है और इस सब्जेक्ट के अंदर कितने टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। और उन टॉपिक्स को मैं आपको यहाँ पे लिख के दूंगा, जिसको आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है। थोड़ा सा पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको मेंशन करूंगा कि एग्जैक्टली लॉ वगैरह क्या होता है। इज इट वेरी क्लियर? चल मेरे साथ साथ आप लिखना शुरू कर सकते हो, ठीक है। जब मैं आपको मेंशन करूं लिखना स्टॉप, उस वक्त स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है। लेट्स गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज सीए फाउंडेशन, जिसके अंदर हम कहते हैं बिजनेस लॉस। अब इसको बिजनेस एंड अलाइड लॉस कहा जाता है, पर मैं स्पेसिफिकली इसको कहता हूं बिजनेस एंड कॉरपोरेट लॉस। हम इसको क्या कहते हैं? बिजनेस एंड कॉरपोरेट लॉस। देख लिया सबने? बच्चों बोलो हाँ है ना। अब आपका बिजनेस एंड कॉरपोरेट लॉस को एज पर इट्स नेम दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पहला पोर्शन आता है विच वी कॉल इट एज अ बिजनेस लॉ, एंड दूसरा पोर्शन आता है दैट इज अ कॉरपोरेट लॉस। अच्छा, सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है ये पता है ना पक्का? हाँ फिर ठीक है। तो पहला पोर्शन आता है बिजनेस लॉस, सेकंड पोर्शन आता है कॉरपोरेट लॉस। ओके, बिजनेस लॉस के अंदर आपको कुछ टॉपिक्स आते हैं जो मैं पहले ही मेंशन कर दूं। पहला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ईयर पता है किसी को? 1913, 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक टिप, जब भी आप लॉ का नाम पढ़ो तो आपने ईयर साथ में याद रखना ही है, रखना ही है। सर मैं भूल गया तो चले, हाँ। इफ यू वांट टू बी अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा सीए बनना चाहते हो जीवन में, तो ये सब नंबर्स के साथ में खेलना, ईयर्स याद रखना शुरू कर दो। एंड डोंट वरी, याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आज नहीं होगा कल होगा, पर होगा जरूर। इज इट वेरी क्लियर? दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद में आपको सेकंड टॉपिक आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ईयर कौन सा है? एनीवन नोस? 1932। सॉरी माय मिस्टेक, 1930। पार्टनरशिप एक्ट का आएगा 32, राइट। तो थर्ड लॉ आपका आएगा पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट का ईयर आएगा 1932। इज इट वेरी क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? सो दिस इज ईयर कौन सा बोले एक बार जो से 1930 एंड 1932। एडिशनली आपको एक और बिजनेस लॉ, आपको शायद पता होगा, पहले लॉ सिर्फ 60 मार्क्स का था। डू यू नो दिस? पहले लॉ सिर्फ 60 मार्क्स का था, साथ में आता था बिजनेस कम्युनिकेशन, हाँ है ना। पर अभी पूरा लॉ 100 मार्क्स का है। तो जब लॉ 100 मार्क्स का किया गया तो उसमें एक नया टॉपिक ऐड किया गया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसका ईयर है 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सुना है बच्चों कभी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट सुना है? बोलो हाँ है ना। अकाउंटिंग एंट्रीज की है कभी बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट के? हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट का जो अकाउंटिंग होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट और चेक का जो लॉ है, जिस लॉ के हिसाब से अकाउंटिंग होता है, वो हम यहां पढ़ेंगे। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार, सुनो। वेरी गुड। अब ये चार जो है ये आपके बिजनेस लॉज है। ये कौन से लॉज है बोले एक बार जो से? बिजनेस। फिर आता है कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ का सबसे कोर एरिया होता है द कंपनीज एक्ट। एंड कंपनीज एक्ट का ईयर एनीवन? 2013। वेरी गुड। दूसरा होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी बॉडी कॉर्पोरेट होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉर्पोरेट लॉ।
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ईयर है 2008, 2008। लिख रहे हैं सब लोग? डन। अब एलएलपी एक्ट के बाद में ये दोनों को मिलके हमारे पास एक कॉमन लॉ है जिसको हम कहते हैं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये एक्चुअली लॉ नहीं है, ये इंडिया की लॉ सिस्टम किस प्रकार से चलती है ये इसके अंदर बताया गया है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, हाउ द इंडियन लॉ सिस्टम इज गवर्न्ड is actually told under this chapter. This is your chapter number 7. Actually 4 chapters इधर है, 2 chapters इधर है, तो अगर मैं इनके नंबरिंग चेंज कर दूं तो it is a 5, this is 6 and this is your chapter number 7, that is Indian Regulatory Framework. इसको हम प्यार से IRF कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? IRF। हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को नॉर्मली सोगा कहते हैं, तो जा भी बोल सकते हो आप, डिपेंडिंग ऑन आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। तो इट्स IRF एंड सोगा। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है? कृपया बताइएगा। ओके, सबने लिख लिया? अब फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर बोलो, सर बोलो, सर इसमें से कौन से चैप्टर को सबसे ज्यादा मार्क है वो बता दो ना। मतलब बचे हुए मैं बिल्कुल आऊंगा ही नहीं, पढ़ूंगा ही नहीं, बराबर है ना? डे 1 ऑप्शन में क्या छोड़ना है वो बता दो। Okay, let me tell you very clearly. 2 मिनट के लिए बोलूं चलेगा? थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलूं चलेगा? बोलो ये सुनो। आप दे रहे हो सीए एग्जाम, 140 करोड़ की जनता में से 5 लाख लोग ट्राई करते हैं कि वो सीए करें, क्योंकि बच्चों ये सबकी फट जाती है। उन 5 लाख लोगों में आप हो जो हर साल ये सोचते हैं कि हमको सीए बनना है और सीए करने आते हैं। अब बचे हुए अगर 140 करोड़ की फट रही है, इसका मतलब ये 5 लाख के साथ कुछ तो भी खतरनाक हो रहा है। अरे बोलो, आया ना? अब अगर आपके साथ खतरनाक हो रहा है तो मुझे एक बात बताइए थोड़ा सोच के, कि मैं कितना भी मार्किंग सिस्टम बोल दूं, हर एक पेपर का कितना भी मार्क्स में बोल दूं, ये चैप्टर का इतना, ये चैप्टर का इतना, क्या ना इसे कि 100 मार्क के पेपर में से 2 से 3 सवाल ऐसे रहेंगे जो आपको कितना भी पढ़ लो आउट ऑफ सिलेबस ही लगेंगे। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अगर हमारा एग्जाम टफ है, सीए टफनेस के लिए ही जाना जाता है, अगर हमारा एग्जाम टफ है तो टफ बनेगा कैसे? जो सब तुम पढ़ोगे वो सबका सब एग्जाम में आ गया तो टफ बन पाएगा क्या? बन पाएगा? तो आप ये मान के चलिए कि 100 मार्क के पेपर में से मिनिमम 10 से 12 मार्क ऐसे रहेंगे जो सब कुछ भी पढ़ लिया, हर पब्लिकेशन पढ़ लिया, हर बुक पढ़ लिया, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल छान लिया पूरा, फिर भी 10 से 12 मार्क ऐसे लगेंगे ये तो साला पढ़ा ही नहीं, ये तो कहीं दिया ही नहीं था। और जब तुम ये पहला सिचुएशन फेस करोगे तब तुमको असली मतलब समझ में आएगा व्हाट इज सीए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अगर आपको 10 से 12 मार्क के सवाल ऐसे हर पेपर में होगा, ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट लॉ, लॉ से कोई खास दोस्ती नहीं है इंस्टीट्यूट की, समझ में आ रहा है? तो इंस्टीट्यूट ये हर पेपर में करेगा 5, 10, 15 मार्क डिपेंडिंग ऑन योर लक। तुम्हारी किस्मत कितनी बेकार है डिपेंडिंग ऑन योर लक इंस्टीट्यूट हर पेपर में 10 से 12 मार्क का क्वेश्चन ऐसे देगा जो आपको देखने के बाद पहले पसीना आए, और खास करके क्वेश्चन नंबर 1 में ही देगा कि जो प्रिपेयर करके नहीं आए वो क्वेश्चन 1 पढ़ने के बाद ही उठ के चले जाए, ये नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखूंगा भाई, पढ़ता जा बेटा तेरा क्या जाएगा, हर मई के बाद नवंबर आएगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 10 से 12 मार्क का कंटेंट ऐसा रहेगा जो आपको आउट ऑफ सिलेबस ही आना है, कंफर्म आना है। अगर नहीं आया, पूरा पेपर आपने पहले 15 मिनट में पढ़ लिया और आपको ये लगा कि और ये सब मुझे आता है, ऐसे हाथ जोड़ने का, भगवान को बोलने का थैंक यू सो मच एंड शुरू हो जाने का। आप सबसे लकी लोग हो कि अगर आपको 10 मार्क्स से ज्यादा का कंटेंट आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया तो। इज इट वेरी क्लियर? और मुझे बताओ, अगर 10 से 12 मार्क का कंटेंट आपका आउट ऑफ सिलेबस आना है तो कुछ ऑप्शन में छोड़ने की आपकी हिम्मत है? क्योंकि सब कुछ पढ़ने के बाद भी 10 से 12 मार्क ऑप्शन में है। मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हो?
बोलो हाँ या ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर आपका 10 मार्क का पेपर ऑप्शन में ही जाने वाला है तो अब भी कुछ ऑप्शन में छोड़ने की इच्छा बाकी है। इसलिए ये जो टॉपिक है, जब आप बाय हार्ट करके जाओगे, जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएगा, उससे को भी 10 मार्क का कंटेंट आउट ऑफ सिलेबस लगेगा। इवन रैंकर भी जो पेपर देगा उसको भी वो कंटेंट आउट ऑफ सिलेबस ही लगेगा। इट जस्ट दैट कि तुम हिम्मत करके उसको सॉल्व करते हो या नहीं। सी यू आर गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। लाइफ में जब सीए बन जाओगे और सामने कोई क्लाइंट आएगा, जरूरी थोड़ी है कि सिलेबस में से ही आएगा। क्लाइंट तो अपना प्रॉब्लम लेके आएगा और उसके हिसाब से आपको केस सॉल्व करना है बच्चों। तो क्या क्लाइंट सिलेबस का सवाल लेके आएगा आपके? तो इंस्टीट्यूट टेस्ट करना चाहती है कि आउट ऑफ सिलेबस चीजों को आप कितने अच्छे से संभालते हो। एंड दैट्स व्हाई इन एवरी पेपर दे पुट 10 मार्क्स। जैसे कि तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आया है, इज इट वेरी क्लियर? तो इसमें से कुछ भी ऑप्शन में छोड़ने का नहीं है। और अगर ऑप्शन में छोड़ने का ही नहीं है तो मैं मार्क्स क्यों बताऊं? लास्ट डे बताऊंगा। सब कुछ पढ़ना हो गया, पूरा मैंने बजा डाला लॉ को। एक तो तुम लॉ पढ़ गए, नहीं तो तुम्हारे लग गए लॉ। तो एक तो तुम पूरा लॉ पढ़ लिए, नहीं तो तुम्हारे लग गए। लास्ट डे को मैं बोलूंगा कितना पढ़ लिए हो या कितने लग गए। इज इट वेरी क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, ये सुनो। जस्ट मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दिल से, जस्ट ट्राई टू एंजॉय द कंटेंट। एंड एंजॉयबल है, ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई कंटेंट बोर होगा। डे टू डे लाइफ के सर्कमस्टेंसेस उठाएंगे, तुम जो सह चुके हो उन चीजों को उठाएंगे, उसके साथ पढ़ेंगे, मजा आएगा। ठीक है? कोई बोर करने की मेरी इच्छा नहीं है। मेरे को मालूम है पहले दिन मैं आपको बोर करूंगा, दूसरे दिन इसमें से 10% अपसेंट, तीसरे दिन 20%। क्लियर है? फिर जो अपसेंट रहता है वो और 2 लोगों को लेके जाता है। मेरी कोई इच्छा नहीं है आप में से किसी को अपसेंट करने की। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। मैं रेडी हूं 100% पढ़ाने के लिए। आप रेडी हो क्या पढ़ने के लिए, ये बताइएगा। इज इट वेरी क्लियर गाइस? 100% क्लियर? तो हमको कुछ भी ऑप्शन में छोड़ने हैं का नहीं। रही बात पेपर पैटर्न की, रफली कैलकुलेट करके चलिए 25 सवाल, 116 मार्क का पेपर ऑप्शंस के साथ। अगर हमने 10 से 12 मार्क ऑप्शन के आउट ऑफ सिलेबस छोड़ भी दिए तो भी हमारे चांसेस ये है कि हम 100 मार्क्स का पूरा पेपर ऑप्ट कर ले अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है? टाइम टू टाइम जब आगे मैं बढ़ूंगा तो मैं आपको पेपर पैटर्न, क्वेश्चन टाइप्स, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें बोलूंगा, क्योंकि डेली 10 मार्क्स 10 मिनट एवरी लेक्चर के हमारे सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए डेडिकेट होते हैं। साथ में मैं एक चीज बोल दूं, हमारा टीचिंग का टेक्निक क्या रहेगा। 2 बच्चे करो सर, एवरीबडी इंटरैक्शन। ये बैठ के प्रवचन नहीं सुना, बाबा नहीं है मैं। एक बार 2 बच्चे, कितने बच्चे? ठीक है? पहला, जब हम पढ़ेंगे हम कंसेप्ट और नॉलेज पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट एंड, आपको जिस टाइप का जो दिक्कत है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में किधर से केस पढ़ा है, कुछ भी सुना है, उठा के ला लेने का कि सर आपने पढ़ाया तो ये, पर मैंने तो सुना था ये, तो ये और ये मैच कैसे होगा, वो सब क्लास में करेंगे। पर क्या इस चीज से, कंसेप्ट और नॉलेज से तुम्हें मार्क्स मिलने वाले? दर्शन खरे बहुत भारी पढ़ाता है, क्या फायदा अगर मार्क्स नहीं आए तो? कोई फायदे की बात है? कोई फायदे की बात नहीं, जीरो फायदा। मैं कितना भारी पढ़ाता हूं उससे कोई लेन देन ही नहीं है। इट्स अबाउट कंसेप्ट और नॉलेज। तुम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से सही तरीके से लिख सकते हो क्या? इसलिए हमारा कंसेप्ट और नॉलेज पहला बच्चा, जिसको हम कंसेप्ट बिल्टअप करने के लिए यूज करेंगे। क्या बिल्टअप करने के लिए यूज करेंगे? कंसेप्ट। कंसेप्ट बिल्टअप करके उसका बेस बनाएंगे। कई बड़ी बिल्डिंग बनती है तो पहले नींव रखते हैं, पता है सबको? एवरीबडी बोलो हाँ या ना। तो हम सबसे बड़े कंसेप्ट और नॉलेज की नींव रखेंगे और फिर उसके ऊपर हम बिल्टअप करेंगे हमारे आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से आंसर राइटिंग पॉइंट्स। तो आपको कुछ रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप कंसेप्ट नॉलेज का बिल्टअप बनाओ, उसके ऊपर आईसीआई के मॉड्यूल के हिसाब से सब पॉइंट्स अरेंज कर लो, बात खत्म। अगर आप समझ के चीजों को रिसाइट कर रहे हो, उसे मगिंग अप नहीं कहते। हाँ, अगर मार्क्स लेने के लिए समझने के बाद मगअप भी करना पड़े तो उसके लिए भी रेडी रहना, हमको मार्क्स चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट नॉलेज हम देख लिए। इज इट वेरी क्लियर गाइस? सब जन बोलो मुझे हाँ या ना। सो 2 बच्चे कौन कौन से? पहला कौन सा? कंसेप्ट नॉलेज। दूसरा आंसर राइटिंग एज पर आईसीएआई, क्योंकि तुमको मार्क्स कौन देने वाला है? मैं देने वाला है, एसएम सर देने वाले हैं, मनीष सर। मार्क्स कौन देने वाला है? आईसीआई। तो उसके मॉड्यूल को खोल के उसी में से हम चीजों को लिखेंगे। इज इट वेरी क्लियर? ये रहेगा अपना टीचिंग स्टाइल। यहां तक समझ में आया पक्का? चलो बिना समय जाया किए आज के टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं।
लेट्स स्टार्ट। पेन पेंसिल नीचे रख दो, आज सिर्फ मस्त डिस्कशन करेंगे, एकदम बेसिक से जाएंगे, एकदम बेसिक। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने आए हो आप? लॉ, बिजनेस लॉज वगैरह एक्सेट्रा। बेसिक वर्ड लॉ है, LAW, पक्का कंफर्म? बहुत बढ़िया। व्हाट डू मीन बाय लॉ? ऐसे नहीं, हाथ रेस करो, अच्छे से बोलो, व्हाट इज लॉ? एक एक जन। यस मैम। रूल्स एंड, आपका नाम? अवंती। सो अवंती मैम बोल रही है लॉ इज रूल्स एंड रेगुलेशंस। चलो ठीक है, माइट भी मेरे पूछने में दिक्कत हुई होगी, मैं इसको रिफ्रेश कर दूं। व्हेन आई आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय लॉ, आई डोंट मीन टू आस्क यू व्हाट इज अ ट्रीटमेंट, आई डोंट मीन टू आस्क यू व्हाट इज अ सिम्टम, आई मीन टू आस्क यू व्हाट इज अ डिसीज। लॉ क्यों? नाउ जैसे अवंती मैम ने आंसर दिया कि लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्लीज टेल मी, रूल्स एंड रेगुलेशंस ये डिसीज है या ट्रीटमेंट है? सोच के बोलिएगा, डिसीज है या ट्रीटमेंट है? इट इज ए ट्रीटमेंट। हम रूल्स एंड रेगुलेशन बाद में लगाते हैं, और किस डिसीज पे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? मेरे को डिसीज चाहिए। एनीवन मोर? रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाई लॉ, क्यों लॉ लाने की जरूरत है? जी, मिसमैनेजमेंट ऑफ व्हाट? डिफरेंट सेक्टर ओनली बिजनेस? डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ नेशन मिसमैनेजमेंट। चलो ठीक है, मिसमैनेजमेंट हुआ तो क्या होगा? चलो मिसमैनेजमेंट हो गया, नाउ इनडिसिप्लिन होगा। इनडिसिप्लिन इज अ डिसीज और अ सिम्टम? इनडिसिप्लिन इज अ डिसीज और अ सिम्टम? जोर से बोलो। आपकी तबीयत जब खराब हो जाती है तो आपका डेली शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब आप डिसिप्लिन से बाहर हो जाते हो। तो इनडिसिप्लिन ये तबीयत खराब होना है, या इनडिसिप्लिन तबीयत खराब होने के वजह से है? तो इट इज अ डिसीज और अ सिम्टम? इट इज सिम्टम। मैंने क्या पूछा? डिसीज। व्हाई लॉ? एनीवन? हाँ, टू गिव इक्वालिटी? कुछ बोलूंगा तो बतंगड़ हो जाएगा। ओके, टू गिव इक्वालिटी, व्हाट डू यू थिंक, इंडिया में सब लोग इक्वल है या नहीं है? यहां एक प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट पूरा कास्ट सेंसस के ऊपर ही बात कर रहे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए, इसी पहली बात, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं सबको वोट करता हूं, ठीक है? सो मैं मोदी जी के बारे में भी बोलूंगा, मैं राहुल जी के बारे में बोलूंगा, ठीक है? पर इट इज जस्ट फॉर द पर्पस कि तुम्हें लॉ समझ में आए। इंडिया जैसा सिस्टम जहां पे कास्ट सेंसस के ऊपर सीट लड़ी जाती है प्राइम मिनिस्टरल पोस्ट की, डू यू थिंक इंडिया इज इक्वालिटी? जहां पे रिच पर्सन 30-35%, 40% टैक्स पे करता है और पुअर पीपल को टैक्स नहीं लगता है, डू यू थिंक इट इज इक्वालिटी? जहां एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन से, डू यू थिंक इट इज इक्वालिटी? और हालांकि ये सभी इनइक्वालिटीज लॉ से ही बने हैं। देयर इज अ लॉ रिगार्डिंग रिजर्वेशन, देयर इज लॉ रिगार्डिंग टैक्सेशन। तो अगर लॉ से इक्वालिटी आती है तो है कहां? बोलो मैडम। मैंने कल से आंसर ही नहीं देना है मैंने सर। अंडरस्टैंड, जब भी मैं आपके आंसर को क्रॉस करूं, प्लीज डू अंडरस्टैंड, मैं क्रॉस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका कंसेप्ट दिमाग में बने, आपका माइंड शार्प हो, आप उस लैंग्वेज में सोचना शुरू करो जिस लैंग्वेज में मैं लॉ सोचता हूं। इज इट वेरी क्लियर? मैं बहुत क्रॉस करूंगा, अजीब वो गरीब तरीके से, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो ह्यूमिलिएशन चल रहा है, इतना भी नहीं करूंगा, पर कभी अगर ऐसा लगा तो आई एम सॉरी, बट माई ओनली इंटेंशन कि आप सही डायरेक्शन में सोचना शुरू करो। बिकॉज सी, लॉ इंसान नहीं बनाया, कंपनीज एक्ट कोई भगवान आके बना के नहीं गया है भाई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोई एलियन आके नहीं बना के गया है, इंसान ने ही बनाया है। इंसान ने बनाया होगा तो लॉजिक है, हमें सिर्फ लॉजिक देखना है, लॉ अपने आप बन जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? सो टेल मी भाई लॉ। बिंदास बोलो, गलतियां करो, कोई टेंशन नहीं, ऐसे शांत बैठोगे तो कुछ ना होने वाला तुम्हारा। हाँ, टू कर्ब द क्राइम, क्राइम कम करने के लिए लॉ बनाया जाता है। क्राइम कम करने के लिए? अरे बोलो ना हाँ। नहीं सर, अब तुम ना क्रॉस करोगे 2 मिनट के अंदर, इसलिए हम बोल ही नहीं रहे। सी, यू जस्ट स्टिक टू योर ओपिनियंस, डोंट बॉदर अबाउट माय ओपिनियंस। मेरा ओपिनियन तो तब तुम्हारे काम का ना जब तुम्हें पटे,
जब लॉजिकली अगर तुम्हें पटे ही ना तो मेरा ओपिनियन किस काम का? ठीक है, तो उसने बोला क्राइम कम करने के लिए। बोलो हाँ या ना? तो सबको लगता है क्राइम कम करने के लिए होता तो है। जैसे मर्डर, इंडियन पिनल कोड अभी जो नया लाया, इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस किया जा रहा है, पता है आपको? अमित शाह जी ने भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करने के लिए नया लॉ रखा है कल परसों ही, जिसके अंदर माइनर रेप के लिए फांसी की सजा स्ट्रेट अवे, टेररिज्म के लिए नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो देखना परसों की लोकसभा स्पीच वगैरह, थोड़ा न्यूज वगैरह, ये तो सिर्फ तौबा तौबा। तो ये देखा करो, अभी तुम सीए कर रहे हो, इट इज नेसेसरी न्यूज वगैरह के थोड़ा ऐप मोबाइल के ऊपर एक आधा द इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह डाउनलोड करके रखना, नहीं कुछ तो भी नोटिफिकेशन में 2-3 न्यूज पढ़ने हो जाएंगे। ठीक है, तो सुनिएगा। मैडम ने, मैम नाम बोलिएगा, तन्वी मैम कह रहे हैं भाई साहब कि क्राइम को कम करने के लिए लॉ है, बराबर है? मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं उसके ऊपर सोचिएगा, लास्ट बेंच से सबका ध्यान है, बोलो हाँ है ना? मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं उसके ऊपर कृपया सोचिएगा। आई गेस क्राइम कम करने से ज्यादा क्राइम का डेफिनेशन ही तो लॉ देता है ना। आप किसी भी चीज को क्रिमिनल कब मानते हो? व्हेन इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। लेट्स से अब मैम ने बोला, तन्वी मैम ने, कि भाई साहब क्राइम कम करने के लिए इंडिया में ड्रग्स लेना क्राइम है। लूटिक नो रिप्लाई लेते हो क्या तुम? अरे तो रिप्लाई तो दो। ड्रग्स लेना मना है? नहीं सर अभी तो नशा चल रहा है। अरे बोलो, इंडिया में ड्रग्स लेना इलीगल है? बोलो हाँ या ना? देयर इज लॉ कॉल्ड नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, नार्कोज, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट सुना होगा। बोलो हाँ या ना? नार्कोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, एनडीपीएस लॉ के अंदर मेंशन किया है इंडिया में ड्रग्स लेना इलीगल है। उस लॉ में लिखा है इंडिया में ड्रग्स लेना इलीगल है, इसलिए वो क्राइम है। क्राइम की वजह से वो लॉ नहीं बनाया गया है, वो क्राइम लॉ ने ही डिक्लेयर किया है दिस इज अ क्राइम। इट्स नॉट अ रिवर्स प्रोसेस कि भैया ये क्राइम है और फिर लॉ में लिखा गया कि क्राइम है। नहीं, लॉ में पहले लिखा गया ये क्राइम है, फिर उसको क्राइम डिक्लेयर किया। सर कैसे बोल सकते हो आप ये? थाईलैंड में गांजा पीना लीगल है, डू यू नो दिस? थाईलैंड में गांजे के मॉल है, डू यू नो दिस? आप गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिए, थाईलैंड में गांजे के मॉल है, वहां गांजा पीना लीगल है। लोग मॉल में गांजा पिलाते हैं, उसमें भी 4 टाइप के पिलाते हैं, खुश रहने वाला, सुलाने वाला और मस्ती मजाक करने वाला, और किसी को और कुछ मतलब, ऐसे 5-6 टाइप के गांजे पिलाते हो। एम्स्टरडेम में जाइए, वहां तो कोकेन भी लीगल माना जाता है। आप क्यूबा, ब्राजील में जाइए, वहां सिगार, तंबाकू और ड्रग्स का प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है। नाउ इंडिया का लॉ कहता है ड्रग्स लेना इलीगल है, इसलिए वो क्राइम है। क्या आप सेम चीज थाईलैंड में जाके बोल सकते हो? क्या आप सेम चीज, अरे वो छोड़ो, महाराष्ट्र की बात करते। महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, लीगली बैन है, खाते बात अलग है, ऊपर से स्प्रे पेंटिंग करते हो और अलग बात है। लेकिन महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, बोलो हाँ या ना? पूरे इंडिया में तो चल रहा है। तो मुझे एक बात, सवाल का जवाब दीजिए, लॉ क्राइम को डिफाइन करता है या क्राइम लॉ को डिफाइन करता है? क्राइम क्या है ये कौन डिफाइन करता है? क्राइम लॉ डिफाइन कर रहा है या लॉ क्राइम को डिफाइन कर रहा है? लॉ डिफाइन कर रहा है क्राइम क्या है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डोंट गो इनटू रिवर्स प्रोसेस। लॉ कहता है ये क्राइम है, इसलिए वो क्राइम है। अगर लॉ ही कहता है ये क्राइम है, तो आप क्राइम को कैसे कम करोगे? फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में गुटखा लेना बैन है, इज इट? लोग तो कर रहे हैं। कहां कर्ब हुआ है? बाहर निकले, किसी भी कोने में देखी जुबा केसरी, दीवारें भी केसरी केसरी। तो मुझे बताओ, क्राइम से लॉ बन रहा है या लॉ की वजह से क्राइम डिफाइन हो रहा है? मैं फिर से एक बार पूछता हूं, व्हाट इज लॉ? सेफ्टी डेमो लेक्चर देखे हैं? पहला लेक्चर देखा है? हाँ हाँ हाँ, चेहरे से ही दिख रहा है। इतना एक्यूरेट आंसर तो आ ही नहीं सकता। वेरी गुड। हाँ चलो, मैं आपके सामने केस रखता हूं, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। आर यू गाइस रेडी? बच्चों बोलो हाँ या ना? ध्यान दीजिएगा। तो व्हाट इज लॉ एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? ठीक है, मुंडे मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। आधे लोग गांजा मार के नशे में हैं, कुछ लोग ये सोच रहे हैं ये जल्लाद कब बंद पड़ेगा, अभी शुरू हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे को आपको टॉर्चर करने की इच्छा नहीं, बट यूर एंड माई मोटिव इज सेम, आई गेस और गोल इज सेम, हाँ है ना? तो थोड़ा सा जगह रखो। आप फर्स्ट डे थोड़ी तकलीफ होगी, बट इट्स ओके, मैं डेली दूंगा। लेट्स गो, स्टार्ट करते, फोकस करना। लेट्स से हम स्टोन एज में रहते थे,
स्टोन एज पता है ना, पत्थरों का जमाना। मुझे बताओ स्टोन एज में क्या हमारे पास कोई गाड़ी वाड़ी थी, व्हीकल, चक्के का भी इजाद नहीं हुआ था? बोलो हाँ है ना। इन्वेंशन ऑफ व्हील इज कंसिडर्ड एज मोस्ट प्रीसियस इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। नहीं कि हाँ। अब हमने जब स्टोन एज में थे तो देखो स्टोन एज से हमने चलना शुरू कर दिया, हमने भागना शुरू कर दिया, हमने शिकार करना शुरू किया। इमेजिन ह्यूमन जब से बना है तब से चल रहा है, भाग रहा है, बराबर है? बोलो हाँ है ना। इज देयर एनी लॉ जो चलने के लिए बना है? सुना है कभी? चलने के लिए कोई लॉ है नहीं? इंडियन वॉकिंग एक्ट? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। बोलो हाँ है ना। ऐसा कोई लॉ कहता है कि घर के बाहर निकलते हो राइट पैर से ही निकलना चाहिए, वॉशरूम जा रहे हो लेफ्ट पैर ही डालना चाहिए? इज इट समथिंग लाइक दिस? अच्छा, भागने के लिए कोई लॉ है? बिल्कुल नहीं है। जैसे भागो जिधर भागो कोई फर्क, सिर्फ रास्ते से चल रहे हो तो इट इज अ कॉशन लेफ्ट साइड से चलो, जो इंडिया में कोई फॉलो नहीं करता है। बोलो हाँ है ना। बट इट इज नॉट अ लॉ। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर रास्ते पे तुम राइट साइड के फुटपाथ से चलने लग गए तो ट्रैफिक पुलिस आके चालान काट देगा। इज इट? चलो तुम भाग भी रहे हो तो भी ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं काट सकता। इज इट? बोलो हाँ या ना। फिर हमने व्हीकल का इन्वेंशन किया, गाड़ियां, और फिर हमने गाड़ियां जैसे मन में आई वैसे चलाई। और अभी तो हम गाड़ियां जब चलाते हैं और किसी हरे भरे रोड से जाते हैं, जैसे एफसी रोड, समझो भाई, मेरा नाम बोलो, अजिंक्य भाई, अज्जू। तो अज्जू भाई ने गाड़ी ली, कौन सी गाड़ी अज्जू? पोर्शा। पोर्शा बोलना मैं भाई दिल धक धक करता है। सो अजिंक्य के पास गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है? पोर्श है। वो भी बोल रहा है सर पोर्श ले लो, तुम टेंशन मत लो। ओके, लेट्स से अजिंक्य के पास हायाबुसा है, बाइक। हायाबुसा पता है ना? हार्ली डेविडसन पता है? लड़कियों को तो पूछ ही नहीं रहा, लड़कों को पता है। अच्छा, एक बाइक होती है हार्ली डेविडसन, 2 चक्के रहते हैं, एक हैंडल रहता है, ठीक है। सो हार्ली डेविडसन बाइक है अजिंक्य के पास में। एफसी रोड से अजिंक्य निकला गाड़ी चलाते हुए, और अजिंक्य को दिखा पहला नजारा। क्या फोकस रहेगा चलाने पे? और नजारे तो बढ़ते जाते हैं। और फिर क्या ही कहने नजारों के, हे भगवान। तो मुझे बताओ ऐसे केस में क्या होगा? एक्सीडेंट। ऐसे केस में क्या होगा? ट्रैफिक जैम। और जो लोग अभी तक के सनी पे अटके हैं उनके लिए कंसेप्ट पे ध्यान दो। तो बेसिकली जब अजिंक्य गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी को खुद का दिमाग नहीं है, गाड़ी दिमाग यूज कर रही है अजिंक्य का चलाते वक्त। बोलो हाँ है ना। अब ये एक्सीडेंट और ट्रैफिक जाम से लोगों को डैमेज होगा, लोगों को प्रॉब्लम होगा, एक्सीडेंट से लोग आईसीयू में एडमिट होंगे, ट्रैफिक जाम से टाइम खराब होगा। आप सोचो, चल करोड़ों सालों से, हजारों लाखों सालों से रहे, चलने के ऊपर कोई लॉ नहीं है, भाग लाखों सालों से रहे, मतलब गाड़ी आने के पहले हम चल और भाग रहे थे, उसके लिए कोई लॉ नहीं। आप सोचो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कितने एक्टिविटीज है जो आप डेली करते हो जिसके लिए कोई लॉ नहीं है। आप खाना खाते हो, देयर इज नो लॉ, इंडियन ईटिंग फूड एक्ट। ब्रश करते हो, ब्रशिंग एक्ट, करना है तो कर, नहीं तो मत कर, इंडियन नहाना लॉ, देयर इज नो लॉ। और आप सोचो एक गाड़ी का हमने इजाद कर दिया, उसको 2-4 बार ठोक दिया, लॉ आ गया। और इंडिया में लॉ बनाया गया, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। मतलब आप समझिए कि लॉ इसीलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि आप वो एक्टिविटी कर रहे हो, लॉ इसलिए बनाया जा रहा है कि उस एक्टिविटी से अगर कोई डैमेज होना शुरू हो तो उस डैमेज को रोक पाए। अगर आपके एक्टिविटी से किसी को मेडिकल इमरजेंसी आ रही है उसको रोक पाए, आपके एक्टिविटी की वजह से ट्रैफिक जाम होकर किसी का समय बर्बाद हो रहा है उसको रोक पाए। और यही वो लॉ है इंडिया में। ऐसे तुम बोलते हो ना ट्रैफिक कंट्रोल लॉ, कोई ट्रैफिक कंट्रोल लॉ का नाम नहीं है, यही लॉ है एक, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इसी लॉ के अंदर सभी रोड साइंस डिक्लेयर किए जाते हैं, इसी लॉ के अंदर सिग्नल्स भी डिफाइन किए जाते हैं। आपका 18 साल का लाइसेंस भी इसी लॉ में है। आपने देखना जिन जिनके पास लाइसेंस है उसके ऊपर लिखा होता है इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। 20 साल के लिए वैलिड लाइसेंस मिल रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में ही सिग्नल्स को डिफाइन किया गया है। सिग्नल्स पता है ना, फॉलो करते। ग्रीन मतलब गो, ऑरेंज मतलब स्टॉप, रेड मतलब फुल स्टॉप। इंडिया में इसकी मीनिंग ही उल्टे है। ग्रीन मतलब गो, ऑरेंज मतलब लेट्स गो फास्ट, रेड मतलब
इफ देर इज नो मामू लेट्स गो। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो इंडिया में इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट क्यों बनाया गया, थोड़ा सोचिएगा। अगर लोग एक्सीडेंट नहीं करते, लेट्स से गाड़ी का इजाद किया और लोगों ने कभी एक्सीडेंट ही नहीं किया, हमने गाड़ी का इजाद किया और लोगों ने कभी एक्सीडेंट ही नहीं किया, कभी कोई ट्रैफिक जाम ही नहीं हुआ, तो क्या आपको इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट की जरूरत पड़ेगी क्या रे? आप बनाने की भी कोशिश करोगे क्या? एक छोटा सा यही एग्जाम्पल बनाते 2 मिनट के लिए। समझो क्लास से सब डेस्क बेंचेस बाहर कर दिए, सबको बाहर कर दिया। यहां पहले मैंने सिर्फ 5 लोगों को एंट्री दी और 5 लोगों के हाथों में बचपन में स्कूटर आती थी पता, वो दे दी और मैं बोला घूमो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 5 लोग एक दूसरे भिड़ जाएंगे? वेरी रेयर। इतने बड़े स्पेस में 5 लोग स्कूटर चला रहे, भिड़ने के चांसेस है क्या? मैंने 10 और ऐड किए, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई भिड़ने की, एक्सीडेंट ट्रैफिक जाम की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। मैंने और 10 ऐड किए और प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। अब मुझे जब दिखा कि लोग भिड़ रहे, ट्रैफिक जाम कर रहे, मैंने रूल लगा दिया कि भैया सब लोग रोटेट लेफ्ट साइड से ही होंगे और सर्कुलर डायरेक्शन में ही गाड़ी चलाएंगे। दिस इज हाउ द लॉ इज मेड। जब तक डैमेज नहीं होता, जब तक के किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, तब तक लॉ की जरूरत ही नहीं होती। लॉ आता ही इस वजह से क्योंकि लोगों को डैमेज ना हो, लॉ आता ही इस वजह से कि होने वाले डैमेज को प्रिवेंट किया जाए। सो बेसिक कंसेप्ट क्यों लॉ बनाया जाता है, मैं सिर्फ इंडिया का नहीं, मैं दुनिया के तमाम लॉज की बात कर रहा हूं और एक ही जगह पे कर रहा हूं, एक ही सेंटेंस में। द सिचुएशन, द डैमेज डिमांड्स द लॉ। लॉ सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाया जाता, लॉ डैमेज को क्योर करने के लिए बनाया जाता है। आप किसी भी लॉ का एग्जांपल देखो, अभी तक जितने भी तुमने सुने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने से लोगों को जो डैमेज हो सकता था, एक बंदा दूसरे को जो धोखा दे सकता था, वो तोड़ने के लिए हमने लॉ बनाया। कंपनीज एक्ट क्यों बनाया है? क्योंकि सत्यम जैसे फ्रॉड, किंगफिशर जैसे फ्रॉड ना हो पाए। इनकम टैक्स क्यों बनाया है? क्योंकि लोग सही समय पर टैक्स पे करें, जिस वजह से हमारा डिफेंस, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, ये चीजें बन पाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ है ना? सो इसके लिए एक सेंटेंस में आपको बोलना चाहूंगा, सब जन साथ साथ में एक सुर में इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, ठीक है? बचपन में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल किया है, उसी रिदम में। रेडी? 1 2 3 बोलो, क्या है? द लॉ इज नॉट मेड फॉर प्रिपरेशन सेक, द सिचुएशन डिमांड्स द लॉ, देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड एवरी लॉ, इफ यू रीड द हिस्ट्री thoroughly you will understand the law better. Following are the examples of the law which came as a consequence from history. अब जैसे मैंने आपको बताया, जब डैमेज होता है तो लॉ आता है, बोलो हाँ या ना? जब सिचुएशन डिमांड करती है तब लॉ आता है, बराबर है? बोलो हाँ या ना? एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। हैव यू हर्ड भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल गैस ट्रेजेडी सुना है? बोलो हाँ या ना? क्लासिक एग्जांपल है कि लॉ क्यों आता है इसका। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, थोड़ा सा जस्ट पे अटेंशन। थक चुके हो, आई नो, बट आई एम एडिंग समथिंग वैल्यूएबल टू योर लाइफ, जस्ट लिसन टू इट वेरी केयरफुली। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ या ना? सुनिएगा बहुत प्यार से। 1984 वाली बात थी। 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक कंपनी थी, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड कंपनी का जो डायरेक्टर था उसका नाम था वॉरेन एंडरसन। ये कंपनी का एक साइड प्रोडक्ट, मतलब ये सब केमिकल मैन्युफैक्चर करती थी, तो इनका बाय प्रोडक्ट निकलता था। बाय मतलब रेसिडुअल प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट छोड़ के। जैसे तुम मैप्रो में चॉकलेट बना रहे हो, जेली चॉकलेट बना रहे हो, तो साइड प्रोडक्ट निकलेगा टूटी फूटी जेलीज। तो ऐसे कंपनी में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मेन केमिकल बनाने के बाद में एक बाय प्रोडक्ट निकलता था जिसका नाम था आइसोसाइनाइड, मिथिल आइसोसाइनाइड। एक बार सब जन बोलो, क्या नाम था? मिथिल आइसोसाइनाइड। नाउ मिथिल आइसोसाइनाइड सब्सटेंस क्या है? लेट मी टेल यू टू इंट्रोड्यूस यू। साइंस बैकग्राउंड था मेरा, सो आई नो। सुई लो, मिथिल आइसोसाइनाइड में डुबाओ और तुमको सिर्फ वो चुभा दी जाए, मिथिल आइसोसाइनाइड में डुबो के तुमको सुई चुभा दी जाए, अगले 2 मिनट में तुम मर जाओगे। इट इज दैट पॉइजनस। तो मिथिल आइसोसाइनाइड यूनियन कार्बाइड कंपनी का बाय प्रोडक्ट था। और कंपनी क्या करती थी? जमीन के अंदर बड़े बड़े टैंक्स मेंटेन करती थी जिसके अंदर वो मिथिल आइसोसाइनाइड को डंप करती थी, और वो टैंक्स को बंद करके, सीज करके जमीन के अंदर पड़े रहने देती थी जब तक कि उसके डिस्पोजेबल ऑर्डर्स ना आए गवर्नमेंट की तरफ से। एक रात को भोपाल के इस लोकेशन में मिथिल आइसोसाइनाइड गैस टैंक फटने की वजह से लीक हो गया, कंपनी के केयरलेसनेस की वजह से। सिंपली रातों रात 3000 लोग मर गए, क्योंकि ये गैस गैसियस, ये सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में हवा में लीक हुआ। तो जो लोग रात को उस एरिया में सोए, रात को उन्होंने सांस ली, वो चले गए, चल बसे, मर गए सीधा। वहां से लेके आज तक
नियर टू 50 to 60,000 लोग इसके चपेट से मर गए हैं। 1 लाख लोग परमानेंटली डिसेबल हुए हैं एंड नियर टू 4.5 लाख लोग या 4 लाख लोग पार्शियली डिसेबल हुए हैं। इसका रिजल्ट सिर्फ एक जनरेशन में नहीं, 2 जनरेशन 3 जनरेशन अभी अभी तक देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, जो टैंक्स इन्होंने जमीन के अंदर बंद करके रखे थे जिसके अंदर मिथिल आइसोसाइनेट 20 मेट्रिक टन का मिथिल आइसोसाइनेट जो दफन पड़ा था, वो अभी अभी धीरे धीरे उन टैंक से रस्ट के वजह से लीक हो रहा है और भोपाल के जमीन में अभी भी फैल रहा है, जो वाटर सोर्सेस से लोगों को अभी भी कंटेमिनेट कर रहा है। और वॉरेन एंडरसन जो बंदा है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने केस चला के 740 करोड़ का पेनल्टी ठोका, वो बंदा बिना एक पैसा पे किए देश छोड़ के भाग गया। 95 ईयर्स के एज तक जिया, 2014 में उसकी मृत्यु हो गई। अब आप ये सोचो 1984 में जब ये हादसा हुआ, इंडिया के पास ऐसा कोई लॉ नहीं था जो इस हादसे के लिए किसी को पकड़ के पेनलाइज कर पाए, और इसी वजह से वॉरेन एंडरसन भाग पाया, क्योंकि हमारे पास ऐसा लॉ ही नहीं था। इसको हम क्या बोले, इसको ना टेररिज्म बोल सकते हैं, ना इसको कॉर्पोरेट फ्रॉड बोल सकते थे, कुछ भी नहीं कह सकते थे। इसलिए वॉरेन एंडरसन को एक क्लीन चिट मिल गया, वो भाग गया। पर जो 700 करोड़ रुपए आने थे और जो आई मीन टू से लोगों की जाने गई, 5 लाख लोग इसके चपेट में आए, उनको अभी तक कंपेंसेशन नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? बिकॉज वी डिडंट हैड एनी स्पेसिफिक लॉ। और आप देखिएगा हमने जो लॉ बनाया उसके बाद वो 1985 में बना है, ऊपर नाम लिखा हुआ है। और लॉ के नाम में भी क्या लिखा हुआ है? भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट। ऐसा भी नहीं कि डिजास्टर अवॉइड कर रहे हैं, डिजास्टर हो गया उसके क्लेम्स को हम सेटल कर रहे हैं, कंपेंसेशन को सेटल कर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मुझे एक बात बताओ, यहां लॉ पहले आया या सिचुएशन पहले आया? और सिचुएशन के वजह से लॉ आया। इज इट वेरी क्लियर गाइस? सब जनों को समझ में आ रहा है अच्छे से? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? लास्ट बेंचेस क्लियर है सबको? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ या ना, क्लियर है पक्का? दूसरा एग्जाम्पल, डाउरी। सुना है डाउरी, हुंडा? बोलो ऐसा ना, दहेज में क्या क्या देते हैं, अभी भी चलता है ना। मेरे केस में एक किस्सा हुआ था, सुनाऊं तुमको 2 मिनट के लिए? मैं जब नया नया सीए बना था, मेरे केस में मैंने नहीं लिया है, मैं सीए बना था, मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं लूंगा, नाम बोलूंगा तुम जात पहचान लोगे। तो मेरे एक दोस्त सीए बना था, और जैसे ही वो सीए बना वो बहुत खुश था, घर पे सेलिब्रेशन वगैरह चल रहे थे। मैं बोला मैं भी सीए बना, तू भी सीए बना, पर तेरी खुशी कुछ ज्यादा दिख रही है, और दोस्त की खुशी जब ज्यादा दिखे तो कुछ तो भी खतरनाक चीज है, डरना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा क्यों, कितना खुश है? कुछ नहीं। अब उसके पास में जनरली नॉर्मली सीए बनने का जल्दी शादी होती थी, 24-25 के एज में शादी करवा देते थे। तो बोले मैं तो अभी क्या, मैं शादी वादी कर लूंगा, सेटल हो जाऊंगा। तो बोला जॉब वॉब? बोले फिलहाल लेने की जरूरत नहीं। बोला पैसा वैसा? तो बोले मेरा 1 करोड़ फिक्स है। बोले हैं, कहाँ से फिक्स हुआ? और 1 करोड़ 2009-10 की बात है। बोला 1 करोड़? मैं तो 10 साल काम करूं तो भी ना कमा पाऊं जीवन के अंदर, तेरे को कहाँ से मिला? बोले मेरे कास्ट में होना। तो अभी भी कुछ ऐसी जगह है इंडिया में, ऐसे कास्ट है, आपको भी शायद पता होंगे, आपने भी सुने होंगे, जिन कास्ट में अभी भी डाउरी लिया जाता है, दिया जाता है। नहीं है? रिप्लाई ब्लूटिक नो रिप्लाई बच्चों, अभी भी डाउरी दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? ये तो हम पूना मेट्रो सिटी में रह रहे हैं इसलिए अपने को नहीं पता। तुम जाओ गांव में, खाप पंचायत में, पूरी पंचायत भरा के डाउरी डिसाइड करते। 4 मुखिया बैठे, नहीं नहीं ये बहुत कम हो गया, थोड़ा सा ज्यादा दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये हाल है अभी भी इंडिया के गली कूचे गांव में, ये चीज चलती है। आपने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे कि भरी शादी में लोग कैश के बंडल शेयर कर रहे हैं। बोलो यस और नो? अब मैं आपको एक और चीज पूछूंगा, डाउरी एक्ट का ईयर क्या है बोलो? 1961। बोलो हाँ या ना? क्या डाउरी का इजाद 1961 में हुआ? करे डाउरी तो कब से चल रहा है, राजाओं महाराजाओं के जमाने से चल रहा है। 14 अकबर अगर मूवी देखा होगा ना, उसके अंदर जब किसी राजकुमारी की किसी राजकुमार के साथ शादी कर दी जाती थी, तो राजकुमारी के साथ दहेज में अशरफिया, मोहरे, गधे, घोड़े, दास दास, लोग भी डाउरी में जाते थे कि भैया 5 दासिया 5 दास लेके जा, गिफ्टेड। अभी इंसान है वो, उसको भी तुम डाउरी में, कैसा लगेगा इसकी शादी और इसको डाउरी में भेज दिया तो? अच्छा लगेगा क्या? तो ऐसा होता था जिंदगी में कि लोग भी डाउरी में जाते थे। तो डाउरी तो भैया सदियों से चल रही है, 400-500 सालों से। तो लॉ क्यों आया 1961 में? एनीवन? 1961? अच्छा, इंडिपेंडेंस 47 में मिला, अगर बनाना था तो 47 में बना देते। 61 क्यों? क्या खास बात है 61 ईयर में? अच्छा, इसके पहले इंडिया में कोई डाउरी का लॉ नहीं था?
दिस वॉज द फर्स्ट लॉ। व्हाई? सिचुएशन आई इसलिए। सुनोगे क्या सिचुएशन आई? बोलो हाँ या ना। थकी आवाज निकालोगे ना तो बहुत गौर से सुनना। 1947 में जब अंग्रेज हमें छोड़ के चले गए, कुछ मायने में हमारे लिए अच्छा था, क्योंकि इंडिया पहले सोने की चिड़िया थी, बाद में सिर्फ चिड़िया बची। तो जब हमें अंग्रेज छोड़ के चले गए तो वो हमारे लिए तो अच्छा था, पर कुछ चीजों के लिए गलत था, स्पेसिफिक एरियाज के लिए। अंग्रेज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाते थे, जो आज भी हम यूज करते हैं। मुंबई के कितने तो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस, रेलवे स्टेशन आज भी अंग्रेजों के स्ट्रक्चर में चल रहे हैं। सिर्फ मुंबई नहीं, थ्रू आउट इंडिया कितने तो भी ऑफिसेस गवर्नमेंट के आज भी अंग्रेजों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया उसमें चल रहे हैं। उन्होंने बनाए हुए ब्रिज आज भी तैनात है, इवन आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक और अच्छी चीज वो देखेगा, इंडियन पोस्ट, जिसका अभी कोई काम नहीं है। बट लेट मी टेल यू, अगर इंडियन पोस्ट नहीं होता तो पिछले 50 साल, पिछले 10-20 साल छोड़ दो, तो उसके पहले के 50 साल का कम्युनिकेशन एज गुड एज बंद था। और तीसरी सबसे चीज अच्छी जो अंग्रेज हमको सिखा के गए थे, जो वो जाने के बाद बंद हो गई, वो थी वुमेन इक्वालिटी। अंग्रेज जब हमारे ऊपर राज कर रहे थे ना, तो रिगार्डिंग वुमेन, उनके अंदर बेसिक कल्चर में औरतों को इज्जत देना, ये उनका बेसिक फैक्टर था। आप किसी भी इंग्लिश मूवी को उठा के देखिए, या ऐसी मूवी लगान, या तो फिर अभी अभी वो आई RRR, इसमें से किसी भी मूवी को उठा के देखिए, हर मूवी में आपको ये दिखेगा कि अंग्रेज उनके साथ जो औरतें रहती थी उनको इज्जत देते थे। जिस वजह से अंग्रेज जब इंडिया के ऊपर राज करते थे, तब इंडिया में भी ये कल्चर चलता था कि औरतों को इज्जत दी जाए। पर इशू ये था, हमारे ओल्ड कल्चर में, जो एंशियंट इंडिया था, उसमें भी औरतों को इज्जत दी जाती थी। पर अंग्रेज जब यहां से गए तो हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय करके गए, साथ में वो खुद की इज्जत भी वापस लेके गए। तो 1947 से लेके 1960, वो 10 साल में इंडिया में जो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन वाले फैक्टर्स थे, वो सब खत्म होते गए। रीजन बीइंग, ना अंग्रेज उसको ठीक करने के लिए हमारे पास थे, ना हमारा होल्ड कल्चर हमारे पास था कि हम इस चीजों को ठीक करें। तो ये जो 10 साल थे ना, इन 10 सालों में सबसे ज्यादा स्त्री भ्रूण हत्या, सबसे ज्यादा डाउरी की वजह से होने वाली हत्याएं, वुमेन एजुकेशन का रेशियो ये एज गुड एज निग्लिजिबल रेट के ऊपर आ गया था। कोई गर्ल चाइल्ड को बर्थ देने के लिए भी ये 10 साल में रेडी नहीं था। इन सभी सिचुएशन को 10 साल के इस कॉन्सिक्वेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं भाई, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल रीजन, दैट इज डाउरी। एंड देन 1960 के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम डाउरी एक्ट बनाएंगे, जिस वजह से एटलीस्ट वुमेन एम्पावरमेंट हो सके, स्त्री भ्रूण हत्या टल सके, और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को भी हम प्रमोट कर सके। इज इट वेरी क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि डाउरी उसी साल आया था, डाउरी तो बहुत पहले से था, पर हमने उस 10 सालों में औरतों के साथ होने वाले प्रॉब्लम्स को इतने सटीक तरीके से पढ़ा है कि हमको डाउरी को एज अ स्पेसिफिक लॉ एम्पावर करना जरूरी पड़ गया। इज इट वेरी क्लियर गाइस? अरे समझ में आ रहा है क्या? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये फोटो दिखा है, कौन है? 26/11 पता है क्या हुआ था? ताज होटल पे अटैक हुआ था, जिसमें से सबसे पहला अक्यूज कौन था? अजमल कसाब। ही अजमल कसाब, जिसने ताज होटल में सरेआम 200 लोगों को शूट आउट करके मार दिया, रास्ते में जितने आए सबको मार दिया। 26/11 मूवी तुमने देखा भी होगा। इसके पहले भी इंडिया में 1993 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें संजय दत्त जी को अक्यूज किया गया था। इफ यू डोंट नो, यू नो दिस? बोलो हाँ या ना। अजमल कसाब को फांसी की सजा दी गई। बहुत सारे लोगों ने प्रिवेंट किया था कि अजमल कसाब को फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए, ह्यूमन वाला बर्ताव करना चाहिए। इच्छा हो गई थी अजमल कसाब के साथ उनको भी लटका दो। कौन सा जो इनह्यूमन है उसके साथ कौन सा ग्राउंड? 200-300 लोगों को आप शूट आउट में मार सकते हो, तो आपके साथ कौन सा इंसान वाला सलूक होना चाहिए? संजय दत्त के ऊपर भी 1993 बॉम्ब ब्लास्ट का केस चला था। अब मैं किसी भी चीज को प्रमोट नहीं करता, बट आई हैव टू टेल यू द फैक्ट्स। संजय दत्त के पास में, संजू मूवी देखा होगा तो आपको पता होगा, उसके पास AK-56 राइफल आइडेंटिफाई हुआ था। जब उससे पूछा गया क्यों, तो उसने बोला था मैंने सेल्फ डिफेंस में रखा है। तो उन्हें टेररिज्म एक्ट में नहीं, आर्म्स एंड एम्युनिशन एक्ट के अंदर सजा दी गई 5 साल की, जिसमें से 3.5 से 4 साल वो पेरोल पे बाहर ही थे। पर मेरा एक सवाल है, सेल्फ डिफेंस के लिए AK-56 रखना चाहिए? कल ये बोला मेरे को सेल्फ डिफेंस में 2 बॉम्ब रखने हैं, क्या अलाउ करना चाहिए? या इसने रख दिया और बाद में क्लेम किया मेरे को से? अच्छा,
क्या सेल्फ डिफेंस के लिए लाइसेंस रिवॉल्वर नहीं मिलती पुलिस से? और आप तो सेलिब्रिटी है, आपके फादर भी सेलिब्रिटी थे। सो फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आप स्पेसिफिक रिवॉल्वर भी लगते तो भी सेल्फ डिफेंस हो सकता था। AK-46, डू यू थिंक इट जस्टिफाइड? अरे इंडिया में लॉ के फैक्ट्स, लोग हिरन को मार के बच जाते हैं, गाड़ी के नीचे लोगों को कुचल के निकल जाते हैं, तो ये तो बहुत छोटा ऑफेंस है। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ या ना। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा 2002 में टेररिज्म एक्ट क्यों आया? आपने सोचिएगा 1985 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, 1995 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, 1998 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 2000 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, 10-15 साल तक कंसिस्टेंट बॉम्ब ब्लास्ट हुए। उसके पहले एक लॉ था, बोर्ड के ऊपर देखिएगा 1985 में टाडा, टेररिस्ट डिसरप्टिव एक्टिविटीज लॉ। 1985 के टाडा में लिखा था कि आप टेररिस्ट को बेल दे सकते हो। पब्लिक इसके ऊपर रोष खाने लगी, पब्लिक बोली टेररिस्ट को बेल, क्या मजाक कर रहे हो जीवन में, वो हमको मारने आए और तुम बोल रहे हो कि टेररिस्ट को छुड़ा दो। पब्लिक चिल्लाती रही नया लॉ चाहिए, नया लॉ चाहिए। 15 साल तक गवर्नमेंट ने नया लॉ नहीं बनाया, 1985 से लेकर 2000 तक। बट 2002 में क्यों बनाया? बताओ क्यों? क्योंकि 2001 में पार्लियामेंट में ही बम फटा। ये शान बैठे थे, चिल कर रहे थे, उधर पूरी 100 करोड़ की जनता चिल्ला रही है अरे नया टेररिज्म लाओ लाओ, नया टेररिज्म लाओ लाओ। फिर एक बम आया, यहां फटा बाजू में, बूम, फिर इनकी फटी, फिर ये बोले अब तो बनाना पड़ता, और फिर जाके नॉन बेलेबल ऑफेंस में टेररिज्म लॉ आया। और अभी भी उसको चेंज किया, अभी जस्ट चेंज किया है। अभी तक टेररिज्म में नॉन बेलेबल ऑफेंस था, उम्र कैद भी टेररिस्ट को हो सकती थी, अभी तो सीधा फांसी बोल दी। प्रूव हुआ, एविडेंस मिला, सीधा लटका दो, गेम ओवर। फिर वो टेररिस्ट को पकड़ो रे, वो प्लेन हाईजैक करेंगे, फिर टेररिस्ट को छोड़ो रे, किसने बोला? सीधा मार दो, बात खत्म, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, और अगर बास बजेगा तो फिर कहीं एनीवेज आगे। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो 2002 के पहले टेररिज्म नहीं था, ऐसा नहीं है, टेररिज्म था। प्रॉब्लम सिर्फ ये था पार्लियामेंट अवेयर नहीं था। बाजू में बम फटा, पार्लियामेंट अवेयर हो गया और इमीडिएटली लॉ बना दिया। तो अब मुझे इस पूरे सिनॉप्सिस से एक चीज बताओ, क्या सिर्फ बनाने के लिए लॉ बनाया जाता है या सिचुएशन लॉ डिमांड करती? सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। सिचुएशन मांगेगी तो लॉ आएगा। और कोई भी लॉ आप इंडिया को उठा के देख लो, एवरी सिंगल लॉ ओनली हैव वन इंटेंशन फर्स्ट, ओनली सिंगल इंटेंशन फर्स्ट, सेफ्टी फ्रॉम डैमेजेस। एक बार सब जन बोलो, क्या बोलना है? सेफ्टी फ्रॉम डैमेजेस। दो सेंटेंस अभी आपको याद रखने हैं, पहला सेफ्टी फ्रॉम डैमेजेस, दूसरा सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। एक बार दोनों सेंटेंस बोलिए, पहला, दूसरा, सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। सबको समझ में आया? एवरीबडी क्लियर गाइस? सबको आइडिया, लास्ट बेंच से सबको क्लियर है? सब सुन रहे थे शांति से? चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहला सवाल लिखिए, लिखना। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आया? कोई क्वेरी है तो पूछिएगा प्लीज। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? And why it is made? And why it is made? उसके नीचे सेंटेंस लिख लीजिएगा। ये किस चीज का आवाज आ रहा है? स्पीकर का है क्या? वहीं से आ रहा है ना?
चल लिख लिया सबने? एवरीबॉडी डन? डन गाइस? पक्का हो गया है? उसके नीचे लिखिएगा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। सेकंड, भोपाल गैस लीक डिजास्टर, भोपाल गैस लीक डिजास्टर, प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट, भोपाल गैस लीक डिजास्टर, प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985, प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985 लिखा सबने? थर्ड वाला लॉ, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। एंड फोर्थ वन, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। डन गाइस? सबने लिख लिया है? फाइन। तो यहाँ पे मैंने आज आपको कंसेप्ट समझाया कि लॉ क्या है और क्या ज़रूरी है, ठीक है? आज मैं थोड़ा सा आपको 10-15 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, एज इट इज़ योर फर्स्ट डे, ज़्यादा टॉर्चर नहीं करेंगे, पर कल टाइम टू टाइम कल से क्लास होगी, ठीक है? 1.5 आवर्स का लेक्चर होगा, थोड़ा सा ग्लूकोज वूकोज चढ़ा लीजिएगा बीच में, ठीक है? ऐसे रहोगे जीवन के अंदर तो ना मैं कुछ पढ़ा पाऊंगा ना तुम कुछ पढ़ पाओगे, ठीक है? चलो आज के लिए काफ़ी करते हैं, सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो गुड गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय। कल आएगा, डोंट वरी। जी हम्म हम्म हम्म। नया लॉ है, उसके अंदर फांसी की सजा है, माइनर को नहीं, जो कर रहा है।